गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन ही आधुनिकता है। यह पारलौकिक संदर्भ क्या होता है? जब हम आदिकाल में देखते हैं तो इधर जैन काव्य अपने धर्म की बात कर रहा था, सिद्ध और नाथ अलग ही उसमें चल रहे थे, कोई आध्यात्मिकता की बातें कर रहा था। रासो काव्य केवल जो है वो अपने सामंती विलास का उपकरण मात्र था। फिर उसके बाद में लौकिक काव्य थोड़ा अलग अलग चला, अलग अलग धाराएं, वहां पर भक्ति भी थी, कुछ संसार भी था, ऐसा था। भक्ति काल में जो है वो ईश्वर का चिंतन होने लगा, चाहे वो सगुण हो निर्गुण हो। रीति काल में वो साहित्य पूरी तरह से शांत रस से निकल गया और श्रृंगार की वैतरणी में गोता लगाता हुआ नजर आया। और वहां पर रीति काल तक का जो काव्य था उसके केंद्र में कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं रहा। फिर से बोल रहा हूं, हिंदी साहित्य में रीति काल तक का अर्थात 1843 ईस्वी तक का काव्य जो था या 1900 विक्रम संवत तक का जो काव्य था वह कभी भी उसके केंद्र में सामान्य मनुष्य नहीं रहा। अर्थात जिसको हम साहित्य कहते हैं कि सहितस्य भाव इति साहित्यम, जो सबका हित करे वही साहित्य है। वो अवधारणा जो साहित्य की थी वो कहीं नेपथ्य में थी। और एक बात जरूर वहां पर थी कि कला कला के लिए है। भारतीय सदैव ये मानते रहे कि कला कला के लिए है, अर्थात कला से साक्षात संबंध जो है वो मनुष्य का हो नहीं हो, इस पर बड़ा विचार हुआ आगे जाकर के। तो यहां पर पहली बार पारलौकिक विषय मानी आध्यात्मिक विषयों को छोड़ दिया गया। पारलौकिक विषयों का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक विषयों को छोड़कर वर्तमान जो संदर्भ थे, अब साहित्य दलित का, हीन का, शोषण का, कुचले का, मेले का, दमित व्यक्ति की बात करने लगा। अब साहित्य राजाओं की कुटिया से निकल करके आधुनिक काल का साहित्य आम व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा दे रहा था। हमारा हिंदी साहित्य हमें समझा रहा था कि हम किस प्रकार से जो है वो इस गुलामी की जो दास्ता है उससे बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें वहां पर होने लगी। डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से विमुक्ति और इहलौकिक नवीन दृष्टिकोण अपनाना है। बताओ, यहां पर आप उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर दो। प्रश्न नंबर 2 है, इसका आप लोगों को उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दीजिएगा। यहां पर नगेंद्र बिल्कुल सही है। तो यह कथन भी क्या पूछा? असंगत। यह भी सही है, यह भी सही है। आधुनिक काल का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति। मध्यकालीन विचार कौन से थे? जब हमारे मुगल काल आए उनसे मुक्ति और इहलौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना है। यह इहलौकिक पारलौकिक का उल्टा होता है। इहलौकिक नया दृष्टिकोण अपनाना है। यह बात भी सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि जब साहित्य में देवीय शक्तियों और महामानवों को छोड़कर आम जन की प्रतिष्ठा होने लगी, वाह वाह क्या बात है। पूरे आधुनिक काल को समझने के लिए इससे सुंदर परिभाषा मुझे कहीं नहीं मिली। जब साहित्य में देवीय शक्तियां समाप्त हो गई है ना, अली लेला टाइप जो बातें थी, राजाओं की कहानियां जो थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। और जब साहित्य में देवीय शक्तियों और महामानवों को छोड़कर आम जन की प्रतिष्ठा होने लगी तो इसे आधुनिकता के नाम से जाना गया। मुझे मने सी लागे सी कोनी बेटा। रामविलास शर्मा जो है वो आपरी किताब में पहले ही पेज पर जट आधुनिक काल शुरू हुए भी उनको चौथी लाइन आई के वह, इसलिए तन लागे यूं लागने की नहीं बनते। रामविलास शर्मा का ही है, यह कथन भी सही है। रामचंद्र शुक्ल, प्राचीन परंपराओं से विमोह का त्याग ही आधुनिकता है। रामचंद्र शुक्ल नहीं कहते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। डी उत्तर है। प्राचीन परंपराओं से विमोह का त्याग ही आधुनिकता है। कितनी सुंदर परिभाषा यहां पर दी है कि प्राचीन परंपराएं जो चली आ रही थी, साहित्य की परिभाषा हमने गढ़ ली थी कि कला कला के लिए है, वो कहीं ना कहीं नारा आगे जाकर के प्रगति काल आते आते जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था और प्रेमचंद जिस जब अध्यक्ष बनाए गए थे उस दिन ये नारा भी छूट गया था। ये आपको ध्यान रखना है।